हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौमार भृत्य के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कौमार भृत्य, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम कौमार भृत्य में पढ़ेंगे। पूरा कौमार भृत्य किस चीज़ पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले कौमार भृत्य की निरुक्ति पढ़ते हैं। तो कौमार भृत्य 3 शब्दों के पद से निष्पन्न होता है, कुमार, भरण प्लस प्रत्यय। समझते हो? या फिर कह दो कौमार प्लस प्रत्यय। मैंने तो ये याद किया था कि किससे मिलके बनता है, कौमार प्लस प्रत्यय से, जिसमें कुमार का मतलब होता है जो, ये वाली चीज़ मैंने याद की थी, अथवा जिसकी माता पिता द्वारा अत्यधिक कांक्षा एवं कामना की जाए। यानी बच्चे की कामना की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, कुमार। या फिर 16 वर्ष तक की आयु का बालक क्या होता है, कुमार होता है। भरण का क्या मतलब है, उसका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, रक्षा करना एवं स्वास्थ्य का संवर्धन करना, दैट इज नोन एज भरण। शास्त्रीय अर्थ क्या है इसका, अष्टांग आयुर्वेद की वह शाखा जिसमें बालकों का पोषण, धात्री क्षीर दोष संशोधन, ग्रह बाधा जन्य रोगों का तथा बाल्यकाल के समस्त रोगों की चिकित्सा। इसका श्लोक देखते हैं फिर बताती हूँ। श्लोक पढ़िएगा। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण। समझते हो, ये एक वर्ड है, ठीक है। धात्री क्षीरदोष संशोधन, दूसरा शब्द है ग्रह समुत्थानम च व्याधि उपशमनार्थम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कुमार का भरण। कुमार भृत्य सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले कुमार का भरण यानी बालकों का सम्यक पोषण, संवर्धन और रक्षा करना। फिर धात्री क्षीर दोष क्यों पढ़ रही हूँ मैं, धात्री क्षीर दोष संशोधन यानी धात्री मतलब माता, और उसके दूध के जो दोष होते हैं उसका परीक्षण करना और उनका संशोधन करना यानी चिकित्सा करना अगर उसमें कोई विकृति है तो। ग्रह समुत्थान व्याधि उपशमन यानी इसमें दुष्ट स्तन्य एक वर्ड छूटा हुआ है दुष्ट स्तन्य, ये वर्ड इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। स्तन्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्षीर से ही है। और फिर हम बात करते हैं ग्रह समुत्थान व्याधि उपशमन यानी ग्रह की वजह से, जो ग्रह होते हैं उसकी वजह से, यानी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी वाले जो बताते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसकी वजह से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनका निवारण करना या शमन करना, वो भी हम काय चिकित्सा में पढ़ते हैं। बाल रोग चिकित्सा बाल्यकाल में होने वाले समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, काय चिकित्सा के। इंट्रोडक्शन समझ आ गया। ये वाला श्लोक याद करना इम्पॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लेंगे। फिर ये अलग अलग आचार्य के अनुसार है, मैंने एक याद किया तो वही मैंने आपको पढ़ाया। कौमार भृत्य का क्षेत्र एवं महत्व। देखो कौमार भृत्य का क्षेत्र एवं महत्व क्या होता है। नवजात शिशु परिचय के जात मित्र सद्योजात, ये आगे मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो बच्चा है उसमें क्या करते हैं कि उसका न्यूनेटल रेसस्किटेशन, उसे सांस आए, नाभि नाल कर्तन, कॉर्ड कटिंग एवं उसे स्नान कराया जाता है, ठीक है। पोषण एवं स्तन्य विज्ञान, इसमें क्या है, स्तनपान, स्तन्य संपत्ति, स्तन्य दोष का शोधन। वेट नर्स क्या होती है कि अर्धधात्री यानी वो जो उसकी मदर नहीं है, यानी अगर उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है उन्हें दूध नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कोई और मदर, ठीक है, उन्हें दूध पिलाती है उस बच्चे को। सो दैट इज नोन एज वेट नर्स। तथा माता का आहार विहार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर प्रतिकूलिक एवं वर्धनात्मक संस्कार जैसे जातकर्म, नामकरण, ये संस्कार हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहीं मैं बताऊंगी। रक्षा कर्म एवं व्याधि क्षमत्व जैसे लेहन प्राशन, जैसे स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, धूपन कर्म कराना चाहिए, और रक्षा सूचिका तथा बाल प्रतिरक्षा, बाल रोग एवं गृह रोग, ठीक है, ये हम बाद में सब पढ़ेंगे। फिर कौमार भृत्य, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि कौमार भृत्य में कौन कौन सी वो टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हम जात मित्र या जात मात्र की, जिसमें जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर जो समय होता है उसमें हम बालक को कहते हैं जात मात्र। ठीक है, इस काल में क्या करते हैं हम, न्यूनेटल रेसस्किटेशन जिसमें मैंने आपको बताया था, उसे सांस आना चाहिए, नाभि का कर्तन करना है, ये सारे काम हम इस टाइम पर करते हैं 1 दिन के अंदर अंदर। सद्योजात जन्म से लेकर 7 दिन तक। कैसे याद किया था, सद्योजात और 7, तो सद्योजात 7, सद्य का क्या मतलब होता है एकदम, तो 7 दिन का जो समय है इसमें क्या करते हैं कि उसे धूपन कराना है और उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, नवजात होता है कि जन्म से लेकर 1 मास यानी 28 दिन तक, इसे कहते हैं न्यूनेटल पीरियड। जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आगे बताऊंगी उसमें बताऊंगी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जन्मजात विकृतियाँ एवं स्तनपान कराते हैं। ठीक है, विकृति का पता चलता है और स्तनपान कराना चाहिए। बाल का याद करना है साल, बाल है साल यानी जन्म से लेकर 1 साल तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसे केवल क्षीर पिलाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्षीरप। ठीक है, ऐसे बच्चे को। कुमार क्या होता है, 1 से 16 साल तक का। जैसे कौमार भृत्य की डेफिनेशन में ही हमने कुमार का मतलब पढ़ा था कि 1 से 16 साल तक के बच्चे। ठीक है, तो कुमार इस अवस्था में क्या होता है, धीधृति स्मृति एवं शारीरिक धातुओं की वृद्धि होती है। क्षीरप क्या होता है, जो जन्म से 1 साल तक के बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, तो इसी वजह से औषधि सीधा बच्चे को नहीं माँ को दी जाती है। क्षीराद, क्षीर अन्नाद, क्षीर प्लस अन्न दोनों चीज़ें खाते हैं। 1 से 2 वर्ष तक के बालक हैं जो क्षीर और अन्न दोनों ग्रहण करते हैं। औषध माता एवं बालक दोनों को दी जाती है। अन्नाद जो सिर्फ अन्न खाता है यानी क्षीर नहीं पीता, 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे, औषध की मात्रा सीधे बालक को दी जाती है। वयोभेद, अब इसमें के आचार्य के अनुसार, डिफरेंट आचार्य के अनुसार डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। तो मैंने अभी 3 आचार्य का इस पर लिखा है। सबसे पहले सुश्रुत के अनुसार पढ़ते हैं। तो सुश्रुत ने कहा है कि 3 होते हैं, बाल, मध्य और वृद्ध, जिसमें विभाजित किया गया है, जिसमें 16 साल से कम आयु को बाल कहा गया है। बाल अवस्था में भी इन्होंने फिर से 3 भेद माने हैं। अब वो क्या होता है कि क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आचार्य चरक ने, हाँ एक चीज़ और है कि आचार्य सुश्रुत ने मध्या के भी 4 अवस्थाएं मानी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मध्यम की जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो आप देख सकते हो, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। बाल 0 से 16 वर्ष तक, मध्य 16 से 70, जिसमें 4 भेद होते हैं, वृद्धि 20 तक होता है, यौवन 30 तक, संपूर्णता 40 तक और हानि होने लगती है धातुओं की 70 तक। और वृद्ध कहा जाता है 70 से ऊपर के साल वाले जितने भी आदमी, पुरुष या फिर स्त्री होते हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार वयोभेद क्या होता है। इसमें भी 3 है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। उन्होंने बाल्यावस्था को विवर्धमान धातु, स्टेज ऑफ डेवलपिंग टिश्यू की अवस्था माना है। ठीक है, अपरिणामित धातु अवस्था बर्थ से 16 साल तक, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक धातुओं का अपरिपक्व रूप होता है। और विवर्धमान में परिपक्वता काल आ जाता है, धातुओं की निरंतर वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में हमने पढ़ा कि धातुओं की निरंतर वृद्धि होती है। मध्यम अवस्था में पित्तदोष प्रधान होता है और इसमें कफ होता है। संपूर्ण धातु परिपक्व और स्थिरता आ जाती है। वृद्ध अवस्था में वात दोष प्रधान होता है और धातुओं का क्षय होने लगता है। इसमें एज याद कर लेंगे, अप टू 30 ईयर्स, अप टू 60 एंड अबव 60 एंड 70, 100 साल तक। आचार्य काश्यप के अनुसार इन्होंने 3 बताया, गर्भ, बाल और कुमार। ठीक है, फर्दर इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन और किए हैं जो कि इस नोट्स में नहीं है। मैंने अपने नोट्स में वो एडिशनल लिखा है बुक से, तो मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। तो वो एडिशनल ये होता है, पुनः 3 यौवन, मध्यम और वृद्ध होते हैं। ठीक है, आप भी इन्हें अपने नोट्स में इसी तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीडियाट्रिक एज क्लासिफिकेशन एंड रिसेंट एडवांसेस। अब जो हमने पढ़ा था जैसे सद्यो मात्र, ठीक है, नवजात, सद्योजात और क्षीरप, अन्नाद, तो अब हम इसे मॉडर्न में क्या माना जाता है वो पढ़ेंगे।
फीटल या इंट्रायूटेराइन पीरियड कंसेप्शन से 40 वीक तक का जो स्पैन एज होता है, एज पीरियड होता है, दैट इज नोन एज फीटल या फिर इंट्रायूटेराइन पीरियड। इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है 0 से 8 वीक तक, फीटल पीरियड 9 वीक से बर्थ तक, याद हो जाएगा। पेरीनेटल, पेरी मतलब पहले, नेटल मतलब बर्थ से पहले कितना होता है, 22 वीक ऑफ गैस्टेशन टू पोस्ट 22 वीक ऑफ गैस्टेशन से लेकर जन्म के 7 दिन बाद तक का जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज पेरीनेटल। क्रिटिकल ट्रांजिशन, इसमें अगर देखो जो नॉर्मल जो बच्चा गैस्टेशन पीरियड होता है दैट इज ऑफ 40 वीक्स, अगर इसके बाद बच्चा जन्म लेता है उसका मतलब उसकी क्रिटिकल लाइफ होगी, हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, वो मर सकता है, ठीक है। न्योनेटल का मतलब है बर्थ से 28 दिन तक, अर्ली न्योनेटल और लेट न्योनेटल। अर्ली न्योनेटल मतलब बर्थ से 7 और सद्योजात मैंने आपको बताया था, तो ये होता है सद्योजात से रिलेट कर सकते हो। लेट न्योनेटल मतलब 8 से 28 दिन। इन्फेंसी 28 डे के बाद से जो 1 साल तक होता है, इसमें क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, न्यूरोमस्कुलर मैचुरेशन, एक्सक्लूसिवली मिल्क फीडिंग। ट्रांजिशन टू वीनिंग, टोडलरहुड, टोडलर का मतलब होता है जो लड़खड़ा के चलता है, 1 से 3 साल वॉकिंग सीखता है। टी से टोडलर होता है तो टी से टॉयलेट करना सीखता है, ठीक है। और टोडलर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो लड़खड़ा के चलता है, यानी वो वॉक करना सीखता है और टॉयलेट वाला सीखता है, ठीक है। प्री स्कूल एज 3 से 6 साल होती है। सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव एक्सपेंशन, रिफाइंड मोटर स्किल्स, प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग। देखो आजकल के, मैं आपको यहाँ पर बस एक थोड़ी सी बात अपना बता के चलती हूँ फिर आगे, कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्री स्कूल एज क्या लिखी गई है, 3 से 6, यानी यहाँ पर प्री स्कूल है, स्कूल वाली तो ये है भी नहीं। तो इसका मतलब आप समझते हो कि बच्चे को 1 से 3 साल में तो भेजना ही नहीं है स्कूल। देखो बच्चे को ज़रूरत होती है अपनी माँ की, अब वो स्कूल जाके सीख लेगा, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं सीखता, लेकिन वो अपनी माँ से दूर हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले 3 साल तो माँ को अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संस्कार उन्हें सिखाती है। जो चीज़ माँ सिखा सकती है वो एक स्कूल में टीचर कभी नहीं सिखा सकती। माँ अपने बच्चे को, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हैं, वो उन्हें अपना समझ के समझाती है। और स्कूल में एक क्लास में 40-40 बच्चे बैठे होते हैं और टीचर एक है, वो कैसे ध्यान दे पाएगी? घर में तो कौन होता है, दादा दादी चाचू और सब होते हैं, परिवार है पूरा, वहाँ पे सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब अपने। स्कूल में एक टीचर कितना ही सिखा पाएगी? तो 1 से 3 साल तक बच्चे को स्कूल बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि माता ही आपका पहला विद्यालय है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मदर जो है ना वो फर्स्ट टीचर है। तो बच्चे को 1 साल से 3 साल तक नहीं भेजना चाहिए स्कूल। आप 3 से 6 में सोच सकते हो, बल्कि आप ऐसा कर सकते हो, जब वो 3 से 6 साल का है तो आप उसे खुद पढ़ाओ, ठीक है। फिर उसे स्कूल में एडमिशन दिला दो जब वो इतना समझदार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, बच्चा दूर हो जाता है इमोशनली, फिजिकली तो रहता है, वो आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छा, बट वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसका जो कनेक्शन है आपसे, समझते हो कि नहीं समझते? चलिए, प्री स्कूल एज मैंने बता दी है 3 से 6 साल। स्कूल एज 6 से 10 से 12 साल, जिसमें ग्रोथ होती है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्योर इंटरेक्शन होता है। एडोलसेंस की बात करते हैं तो 10 से 19 साल अकॉर्डिंग टू WHO, जिसमें अर्ली, मिडिल एंड लेट होता है। अर्ली में 10 से 13 साल प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, मिडिल में 14 से 16 साल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, लेट में 17 टू 19 ईयर्स। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मैच्योरिटी। मैं तो नहीं मानती इसमें कोई मैच्योरिटी आती है। टीन एज में, अच्छा आपको पता है टीन एज को टीन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टीन वाले होते हैं। 11-12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ही टीन एज होती है। उसके बाद क्या हो जाते हो आप, गबरू जवान, ठीक है। तो फिर आपको कोई बच्चा नहीं कहता है ना, फिर आप क्या हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, जिम्मेदार हो जाते हो। इवन तो टीनेज तक मैं तो नहीं मानती कि कोई जिम्मेदार, मतलब इतना मैच्योर हो जाता है कि अब वो फैसला खुद कर लेगा, बट
ठीक है ना, इतना नहीं, क्योंकि मैं तो अपना ही एग्जाम्पल लेके बता सकती हूँ। मुझे तो शायद अब भी अकल नहीं है, लेकिन भाई मैंने तो 12th के बाद ही सीखा है। वो शायद इसलिए कि 12th के बाद मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है समाज से, क्योंकि 12th तक तो सिर्फ स्कूल जाना, पढ़ना और बस इतना, खा लिया पी लिया सो लिया पढ़ लिया। जब हम 12th के बाद लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने मैच्योर हैं और कितना पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंट एडवांसेस एंड क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन बाय गेस्टेशनल एज, WHO एंड AAP गाइडलाइंस में प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म। टर्म का मतलब आप समझो कि गेस्टेशनल एज कितनी है, यानी उसका जन्म कितने वीक्स में हो रहा है। प्री टर्म मतलब टाइम से पहले, जो कि टाइम नॉर्मल होता है वो कितना होता है मैं लिख देती हूँ, 40 वीक्स इज नॉर्मल। ठीक है, 40 वीक्स कितना होता है, नॉर्मल है। अब प्री टर्म यानी नॉर्मल से पहले, तो नॉर्मल से कितना पहले, 37 कंप्लीटेड वीक से पहले। समझते हो कि नहीं समझते? तो 40 वीक नॉर्मल है। अब अगर प्री टर्म है तो 37 से पहले वाले सारे क्या हो जाएगा, प्री टर्म। तो वो होता है मॉडरेट, वेरी प्री टर्म और एक्सट्रीमली प्री टर्म। तो मॉडरेट टू लेट प्री टर्म वो होता है जो 32 से 37 वीक्स के बीच बच्चा हो जाए। वेरी प्री टर्म 28 से 32 के बीच में। एक्सट्रीमली प्री टर्म यानी बहुत ही जल्दी वो पैदा हो गया, 28 वीक से भी पहले। तो आप मुझे बताओ किसका सर्वाइवल चांस ज़्यादा होगा? मॉडरेट का सबसे ज़्यादा, वेरी प्री टर्म का उससे कम, और सबसे कम होता है एक्सट्रीमली प्री टर्म के सर्वाइव का चांस, क्योंकि यहाँ पर सही से डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है ना, पहले ही उसका क्या हो गया, बर्थ हो गया। टर्म का मतलब है जो कि होना चाहिए 37 से 41 वीक तक। अर्ली, फुल और लेट, इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी है। तो अर्ली में आ जाएगा 37 का 0 से 7 दिन तक, और 38 का 7 दिन तक, यानी 37 से शुरू करके 38 के लास्ट तक। ये आ जाएगा 39 से 40 तक, 41 से 42 यानी 41 का लास्ट डे तक। समझते हो कि नहीं समझते? पोस्ट टर्म मतलब ये है कि 42 वीक से बाद बच्चे का जन्म हो रहा है, यानी ये लेट हो जाएगा। ठीक है, ये लेट है। फुल टर्म वाला नेचुरल है, बाकी कुछ लेट है, कुछ अर्ली हो जाएगा। क्लासिफिकेशन बाय बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 kg से 3.99 यानी 4 kg तक। LBW, ठीक है, क्रिकेट वाला नहीं है। तो इसमें कितना है कि 2500 से कम यानी 2.5 kg से भी कम अगर उसका वज़न है तो। वेरी लो का मतलब है सिर्फ 1.5 किलो, उससे भी कम, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी लो बर्थ वेट। VLBW, LBW, NBW। नेक्स्ट एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, जिसका 1000 से कम हो, 1 किलो से भी जिसका वज़न हो, बताओ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ सेंटाइल्स, वेट रिलेटिव टू गेस्टेशनल एज। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना, ये चीज़ मुझे भी बहुत बार पढ़ने के बाद समझ आई। इसमें इन्होंने क्या किया है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, एप्रोप्रिएट और लार्ज। किसका रिलेशन है, वेट रिलेटेड टू गेस्टेशनल एज, यानी हम वेट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एज। अब मान लो कि कोई बच्चा 38 वीक्स में जन्म ले रहा है, और मैंने देखा कि 100 बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जिनका बर्थ 38 वीक में हुआ है। तो अब मैं देखूंगी जो बच्चे ने आज जन्म लिया है उसका वेट उन 100 बच्चों में से किधर आ रहा है, यानी जो 90 बच्चे हैं उसका वेट उससे ज़्यादा है, तो इसे कहा जाएगा कि बर्थ वेट इज़ लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशनल एज। यानी इसका जो वेट है ना गेस्टेशनल एज से रिलेट अगर हम करते हैं तो 10% बच्चों से भी कम है, यानी 90% बच्चे इससे ज़्यादा भारी हैं, उनका वेट ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसे कहा जाता है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। एप्रोप्रिएट यानी 10 से 19%, 10 से 90 के बीच में रहे। लार्ज मतलब है कि 90% से ज़्यादा। ठीक है,
वह भेद का औचित्य क्या है कि मैं नहीं पढ़ रही, ठीक है, रेशनल अरे ठीक, जो भी है। तो त्रिदोष की बाल्यावस्था में देखो कफ प्रधान होता है, ठीक है। तो समझ धातु का निर्माण होता है, सौम्य ग्रहण प्रकृति का होता है जो धातुओं का पोषण करने में सहायक होता है। कफ प्रधान होने के कारण बच्चों को प्रतिशाय, काश, श्वास, लालस्राव, जठराग्नि मंद प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये कफ वाले विकार हैं। आहार औचित्य क्या है कि क्षीरप अवस्था में केवल मात्र स्तन्य पचाने में समर्थ होता है, क्षीरनाद में ये ठीक है। औषध मात्रा क्षीरप को कम दी जाती है, ठीक है। क्षीरनाद में कोल वाली मात्रा, इसमें बालक के अनुसार व्याधि क्षमत्व की बात करते हैं तो ये मदर से मिलती है। उत्तर बाल्यकाल में उसकी क्या हो जाती है, अपनी इम्यूनिटी विकसित होती है। मानसिक ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है। शिरोधारण, वो कब से अपना हेड संभालना शुरू करता है, 3 से 4 महीने में। उपवेशन, कब से बैठना शुरू करता है, 6 से 8 महीने में। उत्थान एवं संचरण, वॉक करना या खड़ा होना 10 से 12 मास में। वाक प्रवृत्ति 1 से 2 वर्ष के बीच में। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कौमार भृत्य, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कौमार भृत्य। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।